नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्हें फादर ऑफ नॉन आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया कहा जाता है और इनका नाम है ट्रॉस्टन एल्मन। शायद आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम ना सुना हो, पर इनकी कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रॉस्टन एल्मन पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट थे जो स्वीडन के मैल्मो शहर में काम करते थे। उन्हें कंट्रास्ट मीडिया में बेहद रुचि थी। उन्होंने कंट्रास्ट एजेंट की फार्माकोलॉजी का अध्ययन किया और पाया कंट्रास्ट एजेंट की ऑस्मोलैलिटी ब्लड सीरम की ऑस्मोलैलिटी से 8 गुना है, जो कंट्रास्ट मीडिया से होने वाले टॉक्सिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब एल्मन हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करते थे तो कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करते समय पेशेंट के होने वाले पेन को महसूस करते थे। एल्मन इस बात को समझ गए थे कि कंट्रास्ट मीडिया की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए उसकी ऑस्मोलैलिटी को रिड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है। एल्मन स्वीडन के सबसे दक्षिणी तट में पले बड़े। वे अक्सर परिवार के साथ स्वीडन के वेस्ट कोस्ट में छुट्टियां मनाने जाते थे। बहुसलान सी के खारे पानी में तैरते समय जब वे अपनी आंखों को खोलते थे तो उन्हें पेन महसूस होता था और कभी कभार आंखों में सूजन आ जाती थी। लेकिन यस्तट के बार्किश वाटर में तैराकी करते समय उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता था, क्योंकि वहाँ का पानी सी के वाटर से कम खारा था। अपने इस अनुभव को याद करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आइसोटोनिक कंट्रास्ट एजेंट कम दर्द और कम जहरीले साबित होंगे। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने खुद केमिस्ट्री का अध्ययन किया और सुझाव दिया कि यदि कंट्रास्ट मीडिया के नॉन रेडियो ओपेक कैटाइन को अगर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिकल जैसे एमाइड से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो कंट्रास्ट मीडिया की ऑस्मोलैलिटी को कम किया जा सकता है। एल्मन ने इस विषय पर थीसिस पेपर लिखे, लेकिन क्योंकि उनके थीसिस केवल थियोरेटिकल थे, मतलब उन पर कोई केमिकल या क्लिनिकल रिसर्च नहीं हुई थी, इसीलिए उस वक्त के लीडिंग रेडियोलॉजिकल जर्नल्स ने उनके थीसिस को पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन अंत में जर्नल ऑफ थियोरेटिकल बायोलॉजी ने 1969 में उनके थीसिस मतलब उनके लेख को प्रकाशित किया। लेकिन अधिकतर रेडियोलॉजिस्ट उस जर्नल के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए उनके द्वारा कंट्रास्ट मीडिया पर लिखे इतने इम्पोर्टेंट थीसिस कहीं खो गए। लेकिन निराश मत होइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यद्यपि एल्मन के विचारों को कई दवा निर्माता कंपनी मतलब फार्मा कंपनी ने खारिज कर दिया था, लेकिन नए गार्ड के रिसर्च डायरेक्टर मिस्टर हॉल्टरमैन ने अपनी टीम को एल्मन द्वारा सुझाए कंपाउंड को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन उनकी रिसर्च टीम इस बात पर सहमत नहीं थी कि एल्मन के प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और हॉल्टरमैन जो आइसोपेक के डेवलपर थे वे भी मिशन की संभावित सफलता के बारे में अनिश्चित थे। लेकिन हॉल्टरमैन एल्मन के विचारों को आजमाना चाहते थे। 6 महीने के समय अंतराल में नए गार्ड रिसर्च ग्रुप ने जून 1968 में पहला कंपाउंड बनाया। उनकी टीम ने लगभग 80 कंपाउंड बनाए। एक सलाहकार मतलब कंसल्टेंट ने एल्मन के 1969 के पेपर की समीक्षा की, मतलब रिव्यू किया, और कहा एल्मन के प्रस्तावित जनरल प्रिंसिपल शायद सही हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना शायद इनप्रैक्टिकल होगा। लेकिन नवंबर 1969 में बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग के दौरान कंपाउंड 16, जिसको स्वीट 16 भी कहा जाता है, ने अच्छे रिजल्ट दिए एंड इट वाज मार्केटेड एज एमीपेक, जो पहला एलोसियम मतलब लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया कहलाया। एमीपेक जो आइसोपेक मतलब मेट्रोजोएट के ग्लूकोज एमाइड पर आधारित था, इसीलिए इसका जर्निक नेम पड़ा मेट्रीजेमाइड, जो उस वक्त उपलब्ध कंट्रास्ट मीडिया की तुलना में कम टॉक्सिक था। इसीलिए 1970s के दशक के अंत में माइलोग्राफी के लिए कंट्रास्ट एजेंट के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त हो गई, जिसने मायोडिल बेस्ड माइलोग्राफी को रिप्लेस किया। मेट्रीजेमाइड बहुत एक्सपेंसिव थे एंड दे आर टू इनकन्वीनियंट फॉर वेस्कुलर स्टडीज़, इसलिए मिड 1970s में एलोसियम की दूसरी पीढ़ी ने मेट्रीजेमाइड की जगह ले ली। इनका नाम था आयोहेक्सोल एंड आयोपेमिडॉल। इनको सिंथेसाइज करना आसान था, ये कम एक्सपेंसिव थे
और क्योंकि इनमें ग्लूकोज रेडिकल नहीं था, इसीलिए इनको ऑटोक्लेव भी किया जा सकता था तथा ये सोल्यूशन में स्टेबल थे। देयरफॉर इन मिड 1990s में दे बिकम द कंट्रास्ट मीडिया ऑफ चॉइस फॉर ऑल इंट्रावेस्कुलर प्रोसीजर्स। उनकी इन्हीं उपलब्धियों की वजह से ट्रॉस्टन एनमन को 1989 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी के द्वारा एंटीवोन पैकलर प्राइज से सम्मानित किया गया। देखिए, कुछ महान हस्तियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं। शायद ट्रॉस्टन एनमन उन्हीं में से एक है। एनमन का एक रेडियोलॉजिस्ट होना एक साधारण बात हो सकती है, पर एक रेडियोलॉजिस्ट होकर नॉन आयनिक कंट्रास्ट को डेवलप करना एक असाधारण बात है। इसीलिए अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। अगर आपको इनकी कहानी मोटिवेट करती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।